वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु भगत। और जैसा कि हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, हम कुछ स्टेप्स में आगे बढ़ रहे थे नाउन के, है ना। एक टॉपिक लिया था नाउन, और उसमें हम एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते चल रहे थे। तो जो हमारा लास्ट स्टेप था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो नाउन है ना, उसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। जो हमारा अगला स्टेप था, हमने ये देखा था कि उसमें नाउन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं सेंटेंस में। और हम करते हैं तो हम जब जानते हैं, जानने की उस प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि उस सेंटेंस में जो नाउन है वो कैसा रोल प्ले कर रहा है। क्या वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, क्या वो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। इस तरीके से हमको वो पहचानना होता है। तो हम उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था उसमें कि पहला यूज़ जो हमने देखा था उसमें नाउन का, उसमें ये देखा था कि नाउन किसी भी वर्ब का या तो सब्जेक्ट के रूप में दिखाई देगा या तो उसका ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा था ही प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे देखो, ये मेरी जो है एक वर्ब है, ठीक है। और इस वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है, और इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये यहाँ पे क्या देखोगे तो नाउन है। ठीक, अब यहाँ पे प्रोनाउन के स्थान पे यहाँ नाउन भी हो सकता है, और यहाँ पे नाउन के स्थान पे कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाउन होगा, या मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यही लिख दिया, राम प्लेस फुटबॉल। ठीक, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, क्या देखो कि ये वर्ब है, यहाँ वर्ब के पहले नाउन आया, यहाँ वर्ब के बाद में नाउन आया, यहाँ वर्ब के पहले प्रोनाउन आया, और यहाँ पे वर्ब के बाद में नाउन आया। तो जो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब वो क्या होगा, नाउन होगा। और साथ ही एक बात बस ये ध्यान रख लेना कि वो प्रोनाउन भी हो सकता है। हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, यूज नंबर 1 देख रहे थे, और इसमें हमने कहा था कि ये तो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह जो है फंक्शन करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह क्या करेगा, फंक्शन करेगा। तो ये वर्ब का या तो सब्जेक्ट होगा या तो इसका ये ऑब्जेक्ट होगा। ये बात हमने कल जो है वो डिस्कस करी थी। ठीक, तो यहाँ पे जो क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये क्या होंगे, ये नाउन होंगे। ठीक है, ये नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे, जैसा हमने ये वाले सेंटेंस में देखा। तो यूज नंबर 1 हमने कल अच्छे से डिस्कस किया था, आज मैंने आपको ब्रीफ में बताया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज नंबर 2 देखेंगे, और यूज नंबर 2 में हम देखेंगे कि नाउन किसी भी सेंटेंस में और किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, यूज नंबर 2। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो नाउन है, हाँ, ये नाउन किस तरीके से यूज होता है। तो हम यहाँ देखेंगे ये जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि नाउन हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। तो हाँ, तो अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ कोई सेंटेंस लेता हूँ, मैंने यहाँ पे कहा आई वेंट रोहन। मैंने कहा आई वेंट रोहन। अब मुझे यहाँ पे बताओ, मैं रोहन गया, क्या यहाँ पे आपको कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है, मैं रोहन गया। या मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, ही वेंट दिल्ली, वह दिल्ली गया। क्या यहाँ पे आपको रिलेशन दिखाई देता है? तो आप बोलोगे हाँ, यहाँ पे हमको रिलेशन दिखाई दे रहा है, वह दिल्ली गया। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ आई वेंट रोहन, मतलब मैं रोहन गया। तो यहाँ पे आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे नो नीड ऑफ एनी रिलेटिंग वर्ड।
लेकिन यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिखाने के लिए एक ऐसा रिलेटिंग वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, जैसे मैंने कहा यहाँ टू, एक रिलेटिंग वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी जो मुझे इस वर्ब का इस नाउन के साथ में रिलेट करवाए। अब यहाँ पे इस वर्ब का इस नाउन के साथ में रिलेशन बताने के लिए हमने एक वर्ड लेकर के यहाँ पे आया जिसे मैं कह रहा हूँ क्या, प्रीपोजिशन। क्या है ये, हमारा प्रीपोजिशन है। तो हमको सबसे पहली बात सेंटेंस में ये चेक करना होता है क्या हमको वहाँ पे रिलेशन दिखाने के लिए कोई रिलेटिंग वर्ड की आवश्यकता है या नहीं है। यदि है तो हम वहाँ पे एक ऐसा प्रीपोजिशन ऐड करेंगे जो इस वर्ब का इस नाउन के साथ में रिलेशन बताता हो। और जब हम सेंटेंस में यदि हमको कोई रिलेशन की, कोई रिलेटिंग वर्ड की ज़रूरत नहीं है या कोई रिलेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उस स्थिति में हम यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन ऐड नहीं करते। तो आपने दो बात यहाँ पे देखी कि यहाँ पे पहले सेंटेंस में हमको एक रिलेटिंग वर्ड की आवश्यकता पड़ी और दूसरे सेंटेंस में हमको कोई भी प्रकार के ऐसे रिलेटिंग वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, उसको एज इट इज़ इसी तरह से यूज़ करना होता है। लेकिन जहाँ पे हमको एक रिलेटिंग वर्ड की आवश्यकता पड़ गई है वहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा जो है इसके बारे में स्टडी करते हैं कि भैया क्या है ये। अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा आई वेंट टू रोहन, मैंने यहाँ पे लिखा मैं रोहन की तरफ गया। देखो यदि मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिखता ना, आई वेंट रोहन, मैं रोहन गया, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्शन नहीं पता चलती कि मैं रोहन गया मतलब क्या गया। यहाँ डायरेक्शन का कोई यहाँ पे रोल नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे टू ऐड करता हूँ ना तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि मैं गया, किधर गया, किस ओर गया, रोहन की ओर गया। तो यहाँ पे ये टू का जो काम है ना वो डायरेक्शन बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने प्रीपोजिशन जो रिलेटिंग वर्ड यहाँ लगाया है इसका तात्पर्य कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को बताता है कि मैं जो गया किस ओर गया, मैं गया रोहन की ओर गया, है ना। इस तरीके से हमको जो है रिलेटिंग वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे एक बात आप यहाँ पे समझो, क्या ये क्या है, हमारी वर्ब है, हाँ। ये क्या है, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मैंने आपको पिछले यूज़ में मैंने कहा था कि जो हमारा नाउन है वो या तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह यूज़ होगा या तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये हमारी वर्ब है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट तो आई, ये हो गया। नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब मुझे बताओ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये टू होगा या ये रोहन होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट है। तो फिर ये ऑब्जेक्ट है किसका, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट होगा किसका, प्रीपोजिशन का होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन का होगा। क्यों होगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पहली बात ये है कि यहाँ पे यदि हम इस रिलेटिंग वर्ड को लेकर के नहीं आते तो यहाँ पे रोहन का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता। इस सेंटेंस में रोहन हमको कोई सेंस नहीं देता। जब हमने यहाँ पे एक रिलेटिंग वर्ड लेकर के आया तभी हमको यहाँ पे इस रोहन का जो है अस्तित्व दिखा या इस रोहन की ओर जाने का हमको डायरेक्शन यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो यहाँ मेरा जो नाउन है रोहन, ये जो नाउन यहाँ जो ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, ये बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ना हो करके ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई होगी कि ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब इस प्रीपोजिशन के बाद में जो आने वाला नाउन होगा, ये जो नाउन होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे जो नाउन है, मैंने कहा नाउन क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन मतलब कि ये जो रोहन है ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा, इस वर्ब की तरह नहीं बल्कि इस प्रीपोजिशन की तरह, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जैसे हमारे पास में कोई प्रीपोजिशन है, हाँ, कोई प्रीपोजिशन है प्लस उसके बाद में हमको कोई नाउन दिखाई देता है, ठीक है। यदि कोई प्रीपोजिशन है प्लस उसके बाद हमको कोई नाउन दिखाई देता है तो
तो ये जो नाउन होगा, ये जो नाउन होगा वो क्या होगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट है आप ध्यान में रखना। अब इसके बाद में मैं कुछ सेंटेंस देता हूं। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा, रोहित केम टू रमन। अब यहां पे देखो, रोहित केम टू रमन, ये केम क्या है, हमारी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो रोहित है, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो नाउन है वो वर्ब का सब्जेक्ट की तरह यूज होगा या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। लेकिन यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे रमन जो है ये क्या है मेरा, ये भी नाउन है। लेकिन ये जो रमन है और जो नाउन है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज तो हो रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज तो हो रहा है, लेकिन वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा है, बल्कि ये इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ये क्या है मेरा, प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या है, एक नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा ही प्लेज हॉकी। ठीक है, ही प्लेज हॉकी। अब मुझे यहाँ बताओ, क्या मुझे यहाँ पे कोई रिलेट करवाने के लिए कोई ऐसा यहाँ पे हमको रिलेशन वर्ड की जरूरत पड़ेगी, रिलेटिंग वर्ड की? यहाँ पे जो वर्ब है हमारी प्लेस, और ये जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, या जिसे हम नाउन भी कह ले, ठीक है, नाउन, ये जो नाउन है और ये जो यहाँ पे वर्ब दिख रही है, यहाँ पे इन दोनों को रिलेट करवाने के लिए कोई रिलेटिंग वर्ड की यहाँ आवश्यकता है? तो यहाँ पे कोई भी रिलेटिंग वर्ड की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने यहाँ पे देखा, जब यहाँ हमको कोई रिलेटिंग वर्ड की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने ये कहा सिंपल सा, ये मेरी वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है मेरा, ये ही है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि जो वर्ब है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने जो यूज नंबर फर्स्ट देखा था वो या तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होगा या तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होगा। तो उसमें उस केस में ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है। लेकिन इस केस में या इस यूज नंबर 2 में हमने ये देखा कि जो नाउन है वो कभी वर्ब की तरह नहीं, बल्कि प्रीपोजिशन ऑफ अ वर्ब की तरह, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज भी होता है। तो इस बात को आप जो है ध्यान में रखना। अब इसके बाद मैं यहाँ पे नोट करके लिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे एक नोट लिखिए। अब यहाँ पे मैंने कहा एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, उसके बाद में मुझे एक नाउन दिखाई देता है। ठीक है, अब इस प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन दिखाई देगा ना, ये नाउन क्या कहलाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब इस दोनों वर्ड को जब हम देखेंगे तो ये जो है हमको एक प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह दिखाई देगी। सॉरी, क्या दिखाई देगा, एक फ्रेज दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो फ्रेज होगी ये प्रीपोजिशन से मिलके बनी होगी, इसलिए हम इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। ठीक, तो ये जो हमारी प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, और वो प्रीपोजिशन से मिलकर के बनी है, इसलिए हम उसे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया और मैंने यहाँ पे कहा कि he
वेंट टू रमन। मैंने कहा ही वेंट टू रमन। अब यहाँ पे देखो, वह रमन की ओर गया, ठीक है, ये डायरेक्शन दिखाता है, किसकी ओर गया, रमन की ओर गया, ही वेंट टू रमन। अब यहाँ पे एक प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है हमको, हाँ, उसके बाद में एक नाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है, ये उसके बाद हमको यहाँ दिखा नाउन, ठीक है, और ये जो नाउन होगा ये इस प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से टू से लेके जो रमन है ये एक फ्रेज बनाता है। देखो फ्रेज मैंने बताया था आपको कि फ्रेज क्या होता है, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होती है। तो यहाँ आपको कोई सब्जेक्ट दिख रहा है या कोई वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दो वर्डों से मिलकर बना है, मतलब क्या कहलाएगा, ये फ्रेज कहलाएगा। अभी जो फ्रेज है ये क्या कहलाएगी, फ्रेज कहलाएगी। लेकिन ये जो फ्रेज है ना ये प्रीपोजिशन के साथ मिलकर बनी हुई है, इसलिए मैं इसे क्या कहूँगा, प्रीपोजिशन फ्रेज कहूँगा, ठीक है, क्या हो जाएगी ये प्रीपोजिशन फ्रेज। अब मुझे यहाँ पे बताओ ये प्रीपोजिशन फ्रेज जो है इस सेंटेंस में फंक्शन क्या कर रही है, किसकी तरह फंक्शन कर रही है, या इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, इस फ्रेज की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या होगी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ही वेंट टू रमन, ठीक है, ही वेंट टू रमन, ही वेंट व्हाट नहीं बन सकता, ही वेंट हु नहीं बन सकता, ही वेंट वेयर। तो हमको यहाँ पे ना पहली बात रिप्लाई मांगते आना चाहिए, ठीक है, कि जो हम रिप्लाई मांगेंगे किस चीज़ के लिए, कौन सा रिप्लाई मांगेंगे। अब ये बताओ जाने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वहाँ जाना है, अब मैं वहाँ, मुझे कौन जाना है थोड़ी बोलूँगा, मैं यही बोलूँगा ना मुझे किधर जाना है, तो मुझे वहाँ जाना है, तो रिप्लाई मांगते पहली बात आना चाहिए, ठीक है। जब हमें रिप्लाई मांगना आ जाएगा तो हम इजीली पहचान जाएंगे कि जो फ्रेज़ है यहाँ पे किसका रिप्लाई दे रही है, फ्रेज़ यहाँ पे हमको वेयर का रिप्लाई दे रही है। और मैंने कहा था कि जब भी सेंटेंस पे वेयर का रिप्लाई हो गया, हाउ का रिप्लाई हो गया, ठीक है, और वेयर हाउ, तो इनका जो रिप्लाई देने वाले जो भी वर्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो हमारे कहलाएंगे एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है, ठीक है, ये इस वर्ब को एक्सप्लेन कर रही है, इस वर्ब की विशेषता बता रही है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है ये हमारी क्या बन जाएगी, एडवर्ब फ्रेज बन जाएगी, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये बात, एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा, क्या देखा, कि ये हमारी प्रीपोजिशन है और ये हमारा नाउन है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये दो तरह से फंक्शन करती है। पहला फंक्शन ये करेगी, ये या तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये या तो एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगी या तो ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगी। या तो एडवर्ब की तरह या तो एडजेक्टिव की तरह। अभी यहाँ पे जो फ्रेज है ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, यहाँ पे किस काय का फंक्शन कर रही है, तो ये यहाँ पे जो है एडवर्ब का फंक्शन कर रही है। अब एडवर्ब क्यों फंक्शन कर रही है, अब एडवर्ब आपको पता है कि किसी भी वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा वर्ब है इस वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, टू रमन, वह गया, कहाँ गया, टू रमन, रमन की ओर। तो जो वह गया, इस जाने की जो विशेषता है ये बताते हैं ये दो शब्द, और इन दोनों शब्द को हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो फ्रेज क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो जिसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है, जिसमें ना कोई वर्ब होती है, वो फ्रेज कहलाती है। अब ये जो फ्रेज है यहाँ पे, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। अब इस फ्रेज में हमने देखा ये टू एक प्रीपोजिशन है जिसके साथ में मिलकर के बनी हुई है, इसलिए मैं इसे क्या कहूँगा, इसे मैं प्रीपोजिशनल फ्रेज कहूँगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज दो तरह से फंक्शन करती है, या तो वो एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगी या तो वह फ्रेज एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगी। इस सेंटेंस में हमने देखा कि जो फ्रेज है वो एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रही है क्योंकि वो एक वर्ब की विशेषता बता रही है। अब मैं एक ऐसा सेंटेंस लेने जा रहा हूँ जहाँ पे ये जो
फ्रेज होगी ना, ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे कहा द फादर ऑफ रमन, द फादर ऑफ रमन वॉज अ डॉक्टर। मैंने कहा द फादर ऑफ रमन वॉज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ये रमन क्या है, नाउन है, ठीक है, रमन क्या है, नाउन है। अब मैंने कहा प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला कोई भी नाउन वो क्या कहलाएगा, वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब इसको हिंदी में भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन है ये आपस में मिल करके एक फ्रेज का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक फ्रेज बनाते हैं। और ये जो फ्रेज होती है ये प्रीपोजिशन के साथ मिलके बनी होती है, इसीलिए हम इसको प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं। अब मैंने कहा कि ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है वो या तो एडवर्ब की तरह एक्ट करेगी या तो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगी। अब यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है ये किसको एक्सप्लेन कर रही है, इस फादर को एक्सप्लेन कर रही है। जब ये फादर क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है, जब ये फादर को एक्सप्लेन कर रही है जो कि एक नाउन है, और मैंने कहा कि जब नाउन को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड या नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे जो नाउन है इसको एक्सप्लेन कौन कर रही है, ये फ्रेज कर रही है, ठीक है। तो ये जो फ्रेज है यहाँ पे किस तरीके से एक्ट करेगी, इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। और इस नाउन की विशेषता कौन बता रही है, यहाँ पे ये फ्रेज बता रही है। तो ये फ्रेज जो हमारी है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये हमारी यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करेगी। क्या यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है? यहाँ पे जो फ्रेज है ये हमारी इस नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर रही है, इसीलिए इस फ्रेज को मैं एडजेक्टिव फ्रेज कह रहा हूँ। पूरा यहाँ पे मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है नाउन का, यूज़ नंबर 2, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। आपको यहाँ पे सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ठीक है, अब मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे इसका यूज़ नंबर 3 और एक देखेंगे यूज़ नंबर 4। ये 2 और यूज़ है नाउन के, ठीक है, लेकिन हम उनको अभी वाले टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे। इनके लिए एक अलग से टॉपिक है, उस अलग से टॉपिक में हम इनको डिस्कस करेंगे, और वो अलग सा टॉपिक क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यूज़ नंबर 3, यूज़ नंबर 3, इसमें जो यूज़ ऑफ नाउन है इसको हम वर्ब एडवांस, एक टॉपिक है वर्ब एडवांस, उस वर्ब एडवांस में हम यूज़ नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं जिरंड को, जिसमें हम पढ़ते हैं इन्फिनेटिव को। तो देखो जिरंड क्या होता है, जिरंड जो होता है ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है प्लस आईएनजी, हमको ऐसे वर्ड दिखाई देते हैं, उसी को हम जिरंड कहते हैं। अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे जब टॉपिक आएगा ना इसका, तब हम यहाँ पे
आराम से इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में हम देखेंगे टू के बाद में, ठीक है, टू के बाद में क्या आता है, हमारी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद में क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। अब इसके बाद में यूज नंबर 4 की जब मैं बात करूंगा, यूज नंबर 4 की, इसमें जो हमारा नाउन होगा उसको हम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की एक टॉपिक है, लिंकिंग वर्ब, उस टॉपिक में हम यूज नंबर 4 को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ऐसे हमने देखा कि नाउन को इंग्लिश ग्रामर में 4 तरीके से यूज़ किया जाता है। पहला, वो या तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज़ होगा, ठीक है। दूसरा, वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन की तरह यूज़ होगा, ठीक है। तीसरा, वो या तो जिरेंड की तरह, जिरेंड में अभी देखेंगे कैसे यूज़ होता है, जिरेंड में देखेंगे और इन्फिनेटिव में देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके से चीज़ होता है। और यूज़ नंबर 4 जो है वो हमारा लिंकिंग वर्ब में हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरह आगे बढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे अगला स्टेप क्या है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम देखेंगे कंपाउंड नाउन, सॉरी नाउन कंपाउंड, ठीक है, नाउन कंपाउंड, ठीक, नाउन कंपाउंड। अभी नाउन कंपाउंड क्या होते हैं, देखो हमें कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा दिखाई देता है पहले वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा, उसके बाद में जस्ट फिर हमको दूसरा जो वर्ड दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, नाउन दिखाई देगा। तो नाउन फिर से नाउन, ऐसे वर्ड को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अभी जो नाउन है, नाउन के बाद में आने वाला नाउन है, तो इसके जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक ऐसे कहा, मैंने बोला कार बॉय, कार बॉय, और एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गोल्ड रिंग, एक लिखा मैंने कार बॉय और एक लिखा मैंने गोल्ड रिंग। अब मुझे यहाँ पे बताओ इनमें से कौन सा वाला जो तो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें ये भी नाउन है, हाँ ये भी नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन है, हाँ और ये भी नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप ऑफ वर्ड, मैंने 2 लिखा है यहाँ पे, कार बॉय और एक लिखा मैंने गोल्ड रिंग। अब मुझे यहाँ बताओ कि इनमें से कौन सा वाला सही है। अब तो देख के बता दो कि ये वाला गलत है। देखो यहाँ पे कार और बॉय का कोई भी प्रकार का रिलेशन हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जब कार और बॉय का कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको रिलेशन दिखाई दे रहा है गोल्ड रिंग में, तो हाँ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि जो रिंग है ना, ये रिंग इस गोल्ड से मिल करके बनी हुई है। ये जो रिंग है ये गोल्ड की रिंग है, सोने की अंगूठी, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे बोलेंगे, लड़का कार का है या कार लड़के की है, कुछ कोई रिलेशन बन रहा है ना, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। यहाँ पे बन रहा है, हाँ जब यहाँ पे रिलेशन बन रहा है तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा ग्रुप है वो ठीक होगा, नाउन प्लस नाउन, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, गोल्ड मटेरियल नाउन है, किसी मटेरियल का नाम है, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। देखो गोल्ड रिंग हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, गोल्ड रिंग क्या है, सिंगुलर नाउन। अब यदि मुझे इसका प्लूरल बनाना है, गोल्ड रिंग का प्लूरल बनाना है, तो मैं यहाँ पे कौन से वाले नाउन में बदलाव करूँगा, क्या गोल्ड में गोल्ड का प्लूरल करूँगा या इस रिंग का प्लूरल करूँगा। बस यही हमारा नाउन कंपाउंड का जो पॉइंट नंबर 1 है, इसको पॉइंट नंबर 1 करके लिख लो आप, पॉइंट नंबर 1। अब ये पॉइंट नंबर 1 में जो 2 नाउन है इसमें से हम कौन से नाउन का प्लूरल करेंगे, कौन से नाउन का प्लूरल करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो ये बताओ, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है इसके सामने आने वाला कौन सा वर्ड है, गोल्ड है। तो ये जो गोल्ड है ये यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, हमने कहा कि नाउन से पहले आने वाले कोई भी वर्ड, कोई भी प्रकार के वर्ड, वो क्या कहलाएंगे, मॉडिफायर, जैसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये यहाँ पे जो गोल्ड है वो मॉडिफायर की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है,
जिसे मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, एडजेक्टिव कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गोल्ड किसकी तरह एक्ट कर रहा है या कैसा फंक्शन कर रहा है, मॉडिफायर का, जो कि एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आने वाला शब्द, चाहे वो नाउन हो कोई भी हो, है ना। लेकिन अगर फंक्शन क्या कर रहा है हमको वो देखना होता है। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड है वो कार्य क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, वो हमको देखना जरूरी होता है, और उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग हम जो है उसको कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो गोल्ड है ये एक मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेन नाउन है ना, मेन कौन सा होगा, रिंग होगा। ये हमारा यहाँ पे मेन नाउन होगा, मेन नाउन होगा। और जब भी हमको प्लूरल करना होता है तो हम मेन नाउन का प्लूरल करते हैं। और हमारे पास में जब गोल्ड रिंग यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ड है, तो मैं इसको जब प्लूरल लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, गोल्ड रिंग्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लूरल किसका किया, ये जो मेन नाउन होता है उसका प्लूरल किया, मेन नाउन का प्लूरल किया। तो हमेशा जो भी इस तरीके से हमको कंपाउंड दिखता है, नाउन कंपाउंड, जिसमें नाउन होता है फिर नाउन होता है, तो जो लास्ट वाला नाउन होता है ना वही हमारा मेन नाउन होता है। और वो नाउन से पहले आने वाला जो भी शब्द होता है ना वो मॉडिफायर की तरह कार्य करता है, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये वाला एक पॉइंट नंबर 1 है कंपाउंड नाउन का। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल से एक सेंटेंस बना दूँ इसी के ऊपर, तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आई हैव अ गोल्ड रिंग। मैंने लिखा आई हैव अ गोल्ड रिंग। क्या लिखा मैंने, आई हैव अ गोल्ड रिंग। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आई हैव अ गोल्ड रिंग्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। गोल्ड रिंग भी लिख सकता हूँ, गोल्ड रिंग्स भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में गोल्ड रिंग्स हैं, मतलब अधिक रिंग्स हैं, या मेरे पास में एक ही रिंग है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जो सिंगुलर है या प्लूरल है बना सकता हूँ। अब आपको एरर में एग्जाम में क्या दे सकता है, यहाँ पे इस तरीके से दे सकता है, आई हैव अ गोल्ड रिंग। अब यहाँ पे देखो एरर क्या है आपको पहचानना है। हमने कंसेप्ट पढ़ा कि नाउन से पहले वाला जो भी वर्ड आएगा, भले ही वो नाउन है, वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव मॉडिफायर। और मॉडिफायर का कभी भी प्लूरल नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, जो गोल्ड है ये मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन नहीं होता। जब वो काउंटेबल नहीं होता तो उसका भी काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाना भी जो है इम्पॉसिबल होता है। जब हम काउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते तो पहली बात तो ये यहाँ पे ही गलत हो गया। दूसरी बात, ये मेन नाउन रिंग है जो कि हम मेन नाउन की तरह फंक्शन कर रही है, उसका मॉडिफायर है, और मॉडिफायर का प्लूरल बनाना भी उचित नहीं रहता। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से एरर को पकड़ना सीखा। तो यहाँ पे आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे कि जो कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में हम देखते हैं कि हमको सबसे पहले नाउन दिखता है, हाँ, उसके बाद में हमको प्रीपोजिशन दिखता है, ठीक है, उसके बाद फिर से हमको नाउन दिखता है। क्या दिखा हमको, पहले प्रीपोजिशन दिखा, ठीक है, फिर नाउन दिखा, फिर पहले नाउन दिखा, प्रीपोजिशन दिखा, फिर नाउन दिखा। अब मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे जैसे कहा सन इन लॉ, ठीक है, मैंने क्या लिखा, सन इन लॉ। अब सबसे पहली बात, अब मुझे ये क्या है, मेरा सन इन लॉ, देखो सन मतलब क्या होता है, इसका मतलब दामाद, ठीक है, दामाद होता है इसका मतलब। और दामाद एक है या दो है, जैसे मुझे बताना है तो मैं उसको सिंगुलर करूँगा, प्लूरल करूँगा। तो ये यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल है, तो यहाँ पे ये तो हमारा सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है, अब मुझे यहाँ पे प्लूरल करना है इसका, तो इसका मैं प्लूरल कैसे करूँगा। ये जो मेरा सन इन लॉ है, इसको मुझे बताना है कि इसको मुझे प्लूरल करना है, तो कैसे करूँगा, कौन से वाले यहाँ पे नाउन के साथ में छेड़खानी करूँगा।
यहाँ पे देखो सन क्या है, नाउन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये लॉ क्या है, नाउन है। अब मुझे इसका प्लूरल बनाना है, किसके साथ छेड़खानी करूँगा। देखो जबी वाले में हमने देखा था गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग, और मैंने कहा था कि जो मेन नाउन होता है ना उसी में हमको क्या लगाना होता है, एस लगाना होता है, या उसका प्लूरल जो भी हम मेन नाउन का प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे मेन नाउन सबसे पहले हमको पकड़ना है कि मेन नाउन कौन सा वाला है। जब हमको मेन नाउन पकड़ में आ जाएगा तो हम उसका प्लूरल कर देंगे, तो हमारा ये जो कंपाउंड नाउन है यहाँ पे प्लूरल बन जाएगा। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था, प्रीपोजिशन, ठीक है। मैं सारे कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ नाउन में जो सारे लिंक कर रहे हैं, ठीक है, और आप ध्यान से देखते रहना। मैंने कहा था एक प्रीपोजिशन है, हाँ, प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये या तो नाउन होगा, ठीक है, या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताया था। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी शब्द होगा वो क्या होगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। वो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, मेरा नाउन है। लॉ, लॉ मतलब क्या होता है, कानून। कानून बोले तो नाम है, नाम दिए हैं किसी चीज़ का नाम, जो रूल नियम उनको कानून कहा गया, उसी को नाम दिया है। तो ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, फ्रेज। और कैसी फ्रेज बनाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जब ये अपने सामने आए नाउन को एक्सप्लेन करती है, इसको एक्सप्लेन करती है, तो ये क्या बन जाती है, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। देखो बार बार बता रहा हूँ, सारी चीज़ें रिवाइज होते चल रही है। एडजेक्टिव फ्रेज, तो यहाँ पे बताओ मेन नाउन कौन सा कहलाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा फ्रेज हो गया, और ये फ्रेज जो है वो इसके बारे में बताने के लिए आया है। अगर ये नहीं होगा तो इन लॉ का मैं क्या करूँगा, या अगर ये सन ही नहीं होगा तो इन लॉ का मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे मेन क्या है, मेन मेरा यहाँ पे सन है। जब मेरे को पता चल गया मेरा मेन क्या है, यहाँ पे सन है, जो कि मेन है, क्या है, मेन है। तो जब मुझे इसका प्लूरल बनाना होगा तो मैं प्लूरल यहाँ पे एस किसको लगाऊंगा, ये किसके पास, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, सन्स इन लॉज। सन इन लॉज गलत हो जाएगा, सन इन लॉज नहीं होता, सन्स इन लॉ होगा। क्या होगा, सन्स इन लॉ। मेन नाउन क्या है मेरा, मेन नाउन यहाँ पे जो है ये सन है। जब मेरे को इसका प्लूरल बनाना है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ना, सन्स इन लॉ, ये मेरा प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल कंपाउंड नाउन जिसे हम कहते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। एग्जाम में आपको एरर देने के लिए इस तरीके के सेंटेंस का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे यहाँ लिख सकता है सन इन लॉज। अब आपको यहाँ पे एरर फाइंड करना है, ठीक है, आपको करेक्ट करना है इसको, सेंटेंस को, ठीक है, करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करोगे, तो यहाँ पे इस तरीके से एरर देगा, और आप यहाँ पे इजीली पहचान जाओगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट जो है पढ़ लिया है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक दिक्कत और, अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कि द फादर ऑफ रमन, ठीक है, दिख रहा होगा, द फादर ऑफ रमन। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, ये ऑफ है, और यहाँ पे क्या है, रमन है या प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और ये इस नाउन के बारे में एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे मेरा एडजेक्टिव फ्रेज की तरह वर्क कर रही है, ठीक है। और जब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह फ्रेज कर रही है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको जो है एक कंपाउंड नाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंपाउंड नाउन दिखाई, नाउन है, फिर ऑफ है, प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे मैं इसी से एक सेंटेंस बनाऊँ और उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहीं से मैं यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस बना रहा हूँ। मैंने कहा द सन इन लॉ, यहाँ लिख दूँ क्या छोटा सा, द
सन इन लॉ हैज़ कम। ठीक है, तो सन इन लॉ हैज़ कम। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा सन इन लॉ, अब इसका मतलब क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी, सन इन लॉ की मीनिंग देखो यहाँ पे जो इसकी एक्चुअल मीनिंग होगी ना, एक्चुअल मीनिंग, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होगी सन इन लॉ की, यहाँ पे जैसे एक्चुअल मीनिंग क्या थी, राम के पिता, ये एक्चुअल मीनिंग है और इसकी कोई दूसरी मीनिंग नहीं है। यहाँ पे क्या होगी इसकी एक्चुअल, लॉ में बेटा, लॉ में बेटा, ये एक्चुअल मीनिंग निकलती है इसकी। तो यहाँ से हमको एक बार क्लियर हुई कि जो हमारी कंपाउंड नाउन होती है, जिसमें नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन, इसकी जो मीनिंग होती है ना, इसकी मीनिंग, अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल और एक होती है गिवन। तो यहाँ पे इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे जो है हाइफन्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हाइफन्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सन इन लॉ, यहाँ पे इस तरीके से हाइफन्स का यूज़ करते हैं, जो हमको ये बताता है कि इसकी एक्चुअल मीनिंग अलग है और इसकी गिवन मीनिंग अलग है, और हमको इसकी गिवन मीनिंग को यूज़ करना होता है, जो कि इसकी गिवन मीनिंग क्या बनेगी, दामाद। क्या बनेगी इसकी गिवन मीनिंग, दामाद। और एक्चुअल मीनिंग की अगर हम बात करें तो कानून में बेटा, जो कि सरासर गलत है। तो यहाँ पे कंपाउंड नाउन का पॉइंट नंबर 2 हमने देखा, नाउन आएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद में फिर से नाउन आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 बना। ठीक है, अब इसके बाद में जो है पॉइंट नंबर 3 हम देखेंगे, पहले आप इसको कॉपी कर लो। हो गया, इतना यहाँ पे समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है ना, ये प्रीपोजिशन क्या करेगा, ये प्रीपोजिशन है और उसके बाद आने वाला नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट हो जाता है तो ये हमारा जो नाउन होगा ये मेन नाउन होगा। क्या होगा, मेन नाउन होगा। और हम इसी मेन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल करते हैं। ठीक है, एसएल का मतलब है सिंगुलर और पीएल का मतलब है प्लूरल। ठीक, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर रखना, तो ताकि आप कन्फ्यूजन से जो है दूर रहें। ठीक है, और हाइफन्स का यूज़ करने के लिए हम कन्फ्यूजन जो है उसको दूर करने के लिए एक हिंट के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं कि भैया इसकी जो गिवन मीनिंग है ना वो दूसरी है इसकी एक्चुअल मीनिंग से। अब मैंने यहाँ पे लिखा था द फादर ऑफ राम, द फादर ऑफ राम। अब यहाँ पे कोई हाइफन्स दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसकी जो एक्चुअल मीनिंग होगी ना वही सही होगी। अगर इसकी गिवन मीनिंग कुछ भी निकाल दो, ठीक है, तो फादर ऑफ राम को आप कुछ भी बोल दो, तो उसके लिए आपको हाइफन यूज़ करना होगा, जो कि यहाँ पे इस केस में तो नहीं होता है ऐसा। तो इसकी एक्चुअल मीनिंग ही क्या है, यहाँ पे राम के पिता। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सन्स इन लॉ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा सन इन लॉ। अब यहाँ पे हाइफन यूज़ नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, कानून में बेटा। लेकिन अगर यहाँ मैंने हाइफन्स यूज़ कर दिया ना, तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, क्या बोलूँगा कि दामाद। ठीक है ना, तो ये आपका जो पॉइंट नंबर 2 है इसको लिखना। इससे भी काफ़ी जो है क्वेश्चंस बनते हैं हाइफन्स वाले में, आप अच्छे से देख के पहचान जाना। बस बहुत डिटेल्ड में पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम तह तक जा रहा हूँ मैं, इतना नीचे गिर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, नाउन, ठीक है, दूसरा भी नाउन, ठीक है, तीसरा भी नाउन, सॉरी नाउन गलत बोल दिया,
नाउन प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके बाद में जो नाउन आएगा ना वो सेम नाउन आएगा। क्या आएगा? सेम नाउन। यहाँ पे जो नाउन दिखाई दे रहा है वही नाउन हमको यहाँ पे भी दिखाई देगा, ठीक है। इसको डाल दो डब्बे में, नाउन प्रीपोजिशन फिर सेम नाउन। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका एक एग्जाम्पल प्यारा सा, मैंने लिखा डोर टू डोर, डोर टू डोर। क्या मतलब निकला डोर टू डोर का? घर घर, है ना। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो नाउन कंपाउंड है, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? टू एम्फेसाइज समवन, कि किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है ना। एम्फेसाइज मतलब जैसे कि हम उसको थोड़ा सा जोर दे के बोलना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे कहता हूँ, मैं बोल सकता हूँ प्रत्येक घर जाके मैंने कार्ड बांटे, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ, घर घर जाकर मैंने कार्ड बांटा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एम्फेसाइजिंग वर्ड आया है ना, जो कंपाउंड नाउन है, जिसको मैं कह रहा हूँ डोर टू डोर, ठीक है। डोर टू डोर आई डिस्ट्रीब्यूट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे टू एम्फेसाइज, ठीक है, टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज करने के लिए हम इस तरह के कंपाउंड नाउन का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा डोर टू डोर। यहाँ पे एक और बात ध्यान देना कि ये जो प्रीपोजिशन होगा यहाँ पे कैसा होगा? फिक्स होगा, फिक्स होगा। इस प्रीपोजिशन के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। जैसे किसी का मन किया मैं ऐसे बोलूँ तो डोर आफ्टर डोर, गलत हो जाएगा, या डोर बिफोर डोर, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है ना, जैसे टू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिक्स रहेगा। डोर टू डोर मतलब डोर टू डोर ही रहेगा। यहाँ पे जैसे कुछ लोग लिख देते हैं पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, तो क्या यहाँ पे ये सही है या गलत है? और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देते हैं पेज टू पेज। ये वाले जो आपको कंपाउंड नाउन है ना, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्यों पढ़ने पड़ेंगे? क्योंकि इसमें जो प्रीपोजिशन होती है ना, फिक्स होती है। आपको इनको रटने होंगे, ठीक है। कहीं जाओ गूगल से निकालो या कहीं से निकालो, या किसी बुक में दिए होंगे जो कंपाउंड नाउन बहुत सारे रहते हैं। उन कंपाउंड नाउन में आप सबको याद करो जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए याद करना पड़ता है क्योंकि इसमें जो प्रीपोजिशन होती है ना, वो फिक्स होती है। यदि क्वेश्चन में एक ये वाला सेंटेंस दे दिया और एक ये वाला सेंटेंस दिया, तो आप इसमें से कौन से को सही मानोगे? कौन से को सही मानोगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? तो यहाँ पे जो है ना, पहला वाला ये सही है, पेज आफ्टर पेज। अब पेज टू पेज ये बिल्कुल गलत हो जाता है। पेज आफ्टर पेज जो है वो बिल्कुल सही है। तो दूसरे वाले में जो है आपका एरर निकल जाएगा, पहली बात। चलो अब मैंने यहाँ पे कहा ये बात तो ठीक है इतनी। अब दूसरी बात ये है कि जो डोर टू डोर है ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? देखो ये डोर टू डोर सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। क्या कि मैं यहाँ मेन नाउन किसको मानूं? ये तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में यहाँ पे डोर आ रहा है, फिर यहाँ पे नाउन है। अब यहाँ पे देखो, वहाँ जो पुराना कंसेप्ट था पॉइंट नंबर 2, ये उसी से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे देखो सेम नाउन है। और इस केस में, सेम नाउन वाले केस में, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। बात ठीक है। इस डोर की मतलब जो है एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डोर टू डोर जो है ये एक एक की बात कर रहा है, लेकिन पूरे घरों की बात कर रहा है। देखो, दरवाजे दरवाजे जाकर मैंने खटखटाया, या दरवाजे दरवाजे जाकर मैंने जो है कार्ड बांटे। अब दरवाजे दरवाजे बोल रहा है एक एक, लेकिन वो सारे दरवाजों को ले रहा है, ठीक है ना। दरवाजे दरवाजे एक एक बोल रहा है। मैंने बोला पेज आफ्टर पेज, ठीक है, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। पन्ने पन्ने में मैंने जैसे बात किया, पेज आफ्टर पेज। तो यहाँ मैं एक एक पेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सारे पेजों की बात कर रहा हूँ। पेज पेज मैंने लिखा है ना। मैंने बोला पेज पेज मैंने लिखा है, लेकिन मैंने एक पेज की बात कर रहा है, सारे पेज की बात कर रहा हूँ, सारे पेज। तो उसी तरीके से ये वाला जो कंपाउंड हमारा यहाँ पे बनेगा वो अपने आप में क्या होगा, सिंगुलर होगा, लेकिन ये रिप्रेजेंट करेगा प्लूरल को, ठीक है। सिंगुलर होगा लेकिन रिप्रेजेंट करेगा ये प्लूरल को, ठीक है, रिप्रेजेंट प्लूरल।
ये अपने आप में सिंगुलर होगा लेकिन रिप्रेजेंट करेगा प्लूरल को। यदि एग्जाम में ऐसा पोज दिया डोर, डोर्स टू डोर, या मैंने यहां पे लिखा डोर टू डोर्स, या मैंने यहां पे लिखा डोर्स टू डोर्स, अब इसमें से कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है? यहां पे तीनों ही गलत है। सही हमारा ये वाला है। अच्छा, सिंगुलर भी प्लूरल भी, जो कि सिंगुलर होता है, बात एक एक ही करता है लेकिन सारों की बात कर लेता है, इसलिए हमारा सिंगुलर कहलाएगा और प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो फिर इसके लिए हम वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे या प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे? तो बात जब वर्ब की आती है ना, तो हम यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। क्या का यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि नाउन कंपाउंड जो है हमारा किस तरीके से फंक्शन करता है, और यहाँ पे हम लोग जो प्रीपोजिशन है उसको फिक्स्ड मान करके चलते हैं, ठीक है। और इसकी भी एक खासियत ये है कि इसकी भी एक्चुअल मीनिंग अलग होती है ना। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें, इस पूरी कंपाउंड की मीनिंग की बात करें, तो इसकी भी दो तरह की मीनिंग होती है। एक होती है एक्चुअल और एक होती है हमारी कैसी, गिवन। एक होती है एक्चुअल और एक होती है गिवन। तो हमको यहाँ पे यूज़ कौन सी करनी होती है? तो इसमें भी ना कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमको यहाँ पे गिवन मीनिंग यूज़ करनी होती है, जो दी होती है, उसकी एक्चुअल मीनिंग नहीं। अभी मतलब डोर की और डोर क्या होगा? पेज आफ्टर पेज, पेज के बाद पेज, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो मीनिंग अलग होती है। अब डोर टू डोर का मतलब क्या होता है? घर घर जाकर, ठीक है, घर घर जाकर, इस तरीके से। अब घर की ओर घर, ऐसा इसका अलग मानो। पेज के बाद पेज नहीं, पन्ने पन्ने, इस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं। पन्ने पन्ने में मैंने लिखा है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो उसकी जो गिवन मीनिंग होती है ना, उसको यूज़ करना होता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? हाइफन्स, जो हमको बताता है कि इसकी हमको जो मीनिंग है वो हमको गिवन वाली यूज़ करनी होती है, जो दी गई है, जो ग्रामरियन ने हमको दिया है, उस मीनिंग को यूज़ करना होता है। अपनी मीनिंग बना के नहीं कि पन्ने के बाद पन्ना, नहीं, ग्रामरियन की चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो एक कन्फ्यूजन होती है और मीनिंग हम देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे, है ना, मीनिंग कौन सी यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पे नाउन कंपाउंड होता है ख़त्म, जिसके हमने पॉइंट तीनों देख लिए हैं। अब इसके बाद आती है बात प्रैक्टिस की। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने होंगे, ठीक है, और उनको आपको चेक करना होगा कि जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में। क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि आ जाएगा, क्योंकि पटवारी का लेवल होता है बहुत कम और मैं इतना डिटेल्ड में जाके बता रहा हूँ, एक छोटे छोटे पॉइंट को बता रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पटवारी में जाओ, पटवारी का कोई भी सिलेबस देखो आप, उसके क्वेश्चंस देखो, नाउन से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे नाउन्स को आप देखो और चेक करो उसमें कि क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये आज हमारा जो है कंपाउंड नाउन ख़त्म होता है। अब हम कल जो बात करेंगे, अगले टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक जिसका हम देखेंगे नाउन काइंड, ठीक है, नाउन के प्रकार, 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा हम उसको देखेंगे नाउन टाइप, ठीक है। तो टाइप और काइंड में क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेंगे, है ना। तो ये हमारा आज का सेशन जो है कंप्लीट होता है और आप लोग जो है उस चीज़ को रिवीजन करके आओगे। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि अपना जो ग्रुप है वो बढ़े, है ना। तो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।